अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये हमारा 4th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में जानेंगे। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन को जानने से पहले हम इक्वेशन को समझते हैं। जैसा कि आप काफ़ी सारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं कि इक्वेशन क्या चीज़ होती है जी। इक्वल साइन के जब दोनों साइड्स आपस में बराबर हों तो हम इसको कहते हैं इक्वेशन, यानी बीच में इक्वल साइन होता है। एक आपका होता है लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट साइड है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, और जो दूसरा साइड है उसको हम राइट हैंड साइड कहते हैं। जब भी आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो राइट हैंड साइड का तो हम कहते हैं कि जी ये हमारा इक्वेशन है। ठीक हो गया जी। सेम उसी तरह अकाउंटिंग में भी हमारे पास एक इक्वेशन है, और यहाँ पे जी आपका एक साइड जो है इक्वल साइन का एक साइड ये बराबर है जी इक्वल साइन के दूसरे साइड के, और यहाँ पे जी हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम कहते हैं एसेट साइड, और जो हमारा राइट हैंड साइड है हम उसको कहते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड। सो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है जी? टोटल ऑफ एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक हो गया जी। ये साइड मैंने लिख दिया है, लेकिन आपके समझाने की खातिर मैंने सिर्फ ये साइड लिखा है। बाकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, इसको हम यूँ लिखते हैं टोटल ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, या एसेट्स और इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये हमारा होता है अकाउंटिंग इक्वेशन। हम इसको यूँ लिखते हैं, चलो मैं सही से लिख लूँ यहाँ पे इसको। एसेट्स और इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, या लायबिलिटीज प्लस कैपिटल एक ही चीज है। अच्छा मैंने डबल ए लिख दिया। ठीक हो गया जी। सो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये आपका कहलाता है अकाउंटिंग इक्वेशन, और इसको हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि इससे हमारा बैलेंस शीट भी बनता है। यानी बैलेंस शीट में भी आपके हमेशा एसेट्स बराबर होते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। वो जो मैंने आपको बैलेंस शीट दिखाया था उसमें क्या थे, आपके जो टोटल एसेट्स थे वो बराबर थे कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। तो इसी वजह से अकाउंटिंग इक्वेशन को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? बैलेंस शीट इक्वेशन का नाम इसको हम देते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसको एक एग्जांपल के थ्रू मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। सपोज़ मैं एक बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ और उस बिज़नेस में मुझे चाहिए जी 20 लाख रुपए के एसेट्स, यानी मुझे बिल्डिंग चाहिए, फर्नीचर एंड फिक्सचर चाहिए, कंप्यूटर एंड इक्विपमेंट्स चाहिए, मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री चाहिए ताकि मैं उसको बेच सकूं और अपना मुनाफा कमा सकूं। मेरे पास बैंक बैलेंस होना चाहिए और मेरे पास नकद कैश भी होना चाहिए। इसके लिए जी मुझे चाहिए कितने पैसे चाहिए? 2 मिलियन, 20 लाख। लेकिन मेरे पास जी अपने जो पैसे हैं वो हैं 16 लाख, यानी 1.6 मिलियन। चलो मैं इसको 16 लाख लिख दूं, ठीक है। तो मेरे पास तो हो गए जी 16 लाख। अब मुझे चाहिए कितने? 20 लाख। मेरे पास खुद कितने पैसे हैं? 16 लाख। तो 4 लाख में बाकी या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक से लोन ले लूँगा, या अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से लोन ले लूँगा, या कहीं और से अरेंज करूँगा। चलो जी, मैंने अपने एक दोस्त से बाकी 4 लाख रुपए उधार ले लिए। तो अब मेरे पास कितने पैसे हो गए? मेरे पास जी 4 लाख ये हो गए जो मैंने कर्जा ले लिया, और ये मेरी लायबिलिटी हो गई क्योंकि मैं इसको फ्यूचर में पे करूँगा। ये मेरी ऑब्लिगेशन है, मैं इसको लाजमी पे करूँगा। और ये मेरे अपने पैसे हो गए। मैं इन्वेस्टर हूँ तो मैं अपने हिस्से को क्या कहता हूँ? इसको मैं कहता हूँ कैपिटल। क्या कहता हूँ इसको? कैपिटल। और जो आउटसाइडर्स के पैसे हैं उसको हम कहते हैं लायबिलिटीज। तो जो 16 लाख मेरा कैपिटल
और 4 लाख लाइबिलिटीज़ को मिला के मैंने तमाम 20 लाख रुपए के एसेट्स अपने बिजनेस के लिए ले लिए। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक यही मकसद है कि आपके पास बिजनेस में जितने भी एसेट्स आए हैं ना जी, वो इन दो सोर्सेज से आए हैं, एक मालिक के पैसों से और साथ में आउटसाइडर्स के पैसों से। तो 16 लाख तक तो मेरी इन्वेस्टमेंट है ये, और 16 लाख तक इन एसेट्स पे मेरा क्लेम है, और जो बाकी 4 लाख हैं उन पे किसका क्लेम है? उन पे आउटसाइडर्स का क्लेम है, और जो लाइबिलिटीज़ हैं उनका क्लेम है। सो ये तो हो गया जी आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, ये इसकी डिफिनीशन हो गई। चलो इसकी मज़ीद वजाहत करते हैं और एक एग्ज़ाम्पल भी लेते हैं कि हम इसमें एंट्रियाँ कैसे पास करेंगे। अच्छा जी, ये वही कुछ है कि जो मैंने अभी आपको समझा दिया, तो एक्सप्लेनेशन तो इसकी हो गई। एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या है जी? मिस्टर जलाल एक बंदा है और वो बिज़नेस शुरू करता है, और स्टार्ट में जी वो बिज़नेस में कैश लाता है। क्या चीज़ लाता है जी? कैश। कितना? 2 लाख रुपए का। तो एक तो हो गया जी हमारा एसेट साइड। अच्छा, ये जो इक्विटीज़ है ना, इक्विटीज़ हम कहते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ को, हम दोनों को मिला के इनको हम कहते हैं इक्विटीज़। इक्विटीज़ क्या है? ये राइट्स हैं। राइट्स ओनर के भी राइट्स हैं अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, और आउटसाइडर्स के भी राइट्स हैं अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो इक्विटीज़ हम दोनों को कहते हैं। ओनर्स इक्विटी या कैपिटल को भी हम इक्विटी कहते हैं, और जो लाइबिलिटी है वो भी क्या है? वो भी इक्विटी है। इस टर्म को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ वाले लेक्चर में। तो अगर किसी को एम्बिग्विटी है या समझ नहीं आ रही तो वहाँ पे जाकर काइंडली इसको पढ़िएगा। तो इक्विटीज़ यहाँ पे मैंने कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ की जगह क्या टर्म लिखा है? इक्विटीज़। और ये इक्विटीज़ कैपिटल और प्लस लाइबिलिटीज़ के बराबर होता है, या हम कैपिटल और लाइबिलिटी दोनों को इक्विटीज़ कहते हैं। तो एसेट साइड हमेशा बराबर होगा आपके इक्विटी साइड का। अब एक साइड पे जी मेरे पास आ रहा है कैश। एसेट्स में क्या आ रहे हैं? कैश आ रहा है ना जी, 2 लाख का। लेकिन ये 2 लाख कौन लाया है? ये तो मिस्टर जलाल लाया है। तो ये बिजनेस में मिस्टर जलाल का क्लेम कितना है? 2 लाख। तो यहाँ पे एक साइड में तो हम एसेट में रिकॉर्ड करेंगे कि बिजनेस के पास इतना कैश आया है, और यहाँ पे साथ में हम मिस्टर जलाल का क्लेम भी रिकॉर्ड करेंगे कि इस कैश पे सिर्फ मिस्टर जलाल का क्लेम है जो ओनर है, और मिस्टर जलाल जो ओनर है उसके हिस्से को हम कहेंगे मिस्टर जलाल कैपिटल। तो एक साइड पे हम एसेट को रिकॉर्ड करेंगे, और दूसरे साइड पे जो मालिक का उस पर क्लेम है ना वो रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे जी मैंने एक टर्म लिखा हुआ है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है? सेपरेट एंटिटी अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है। हम गैप्स जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बता दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन जो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, उसमें एक कॉन्सेप्ट है, और इसका मतलब ये है कि हम हमेशा मालिक को अलग रखते हैं और बिजनेस को अलग रखते हैं। यानी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को हम अलग रखते हैं और मालिक के ट्रांजेक्शन्स को हम अलग रखते हैं। तो अगर बिजनेस में एसेट्स आ रहे हैं तो ये तो बिजनेस के असासा हुआ, और इस पे क्लेम किसका हुआ जी? इस पे मालिक का क्लेम आ रहा है। तो ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से है। सो यहाँ पे जो एसेट 2 लाख के आ रहे हैं वो मालिक के हिस्से के बराबर है। तो एसेट साइड आपका हो गया जी बराबर किस साइड का? कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज वाले साइड का। अच्छा जी, सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या होता है जी इस बिजनेस में? सेकेंड, मिस्टर जलाल परचेज्ड बिल्डिंग फॉर ₹1 लाख एंड पेड कैश फॉर द सेम। मिस्टर जलाल जो ओनर है उसने बिल्डिंग परचेज कर लिया। कितने अमाउंट का बिल्डिंग ले लिया? 1 लाख रुपए का बिल्डिंग ले लिया, और पेमेंट का तरीक़ेकार क्या था? कैश में पे कर दिया। अब हमारे पास बिजनेस में कैश कितना था जी? 2 लाख का था ना। यहाँ पे हमारे पास कैश कितना था? 2 लाख था। चलो मैं लिख भी लूँ। हमारे पास ऑलरेडी जो कैश था
वो हमारे पास था जी 2 लाख। उसमें से 1 लाख माइनस हो गया। क्यों माइनस हो गया? क्योंकि हमने बिल्डिंग के लिए पेमेंट कर ली। तो अभी कैश हमारे पास कितना रह गया? 1 लाख। बाकी 2 लाख में से 1 लाख मिटा दो तो 1 लाख रह गया ना। प्लस साइन मैंने इसलिए लगा दिया है कि हमारे पास ये बैलेंस मौजूद है। तो 2 लाख में से 1 लाख का हमने बिल्डिंग ले लिया, तो 1 लाख अभी हमारे पास कैश में पड़ा हुआ है, और अभी हमारे पास दूसरा एसेट आ रहा है और उसकी बिल्डिंग की वैल्यू क्या थी? 1 लाख थी ना। तो 1 लाख कैश और 1 लाख की बिल्डिंग है, तो 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख हो गए जी। ये आपके ये दोनों को अगर हम प्लस कर लें, 1 लाख कैश को, ये भी एसेट है, कैश भी एसेट है और बिल्डिंग भी एसेट है। ये भी मैंने एसेट के टॉपिक में कवर किया था कि ये हमारे ये करंट एसेट है और ये फिक्स्ड एसेट है। सो कैश भी आपका एसेट है, बिल्डिंग भी आपका एसेट है। सो 1 लाख आपके पास कैश हो गया और 1 लाख रुपए की मालियत की आपकी बिल्डिंग हो गई। तो 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख, तो स्टिल ये दूसरे साइड के बराबर है। इक्वेशन का दूसरा साइड क्या है? मिस्टर जलाल का कैपिटल है ना। कैपिटल पे तो कोई असर नहीं पड़ा। कैपिटल तो वही जो 2 लाख रुपए वो लाया था, और ये बिल्डिंग भी उसी का है और ये 1 लाख कैश भी उसी का है। यानी इस पे के बिल्डिंग पे भी मिस्टर जलाल का क्लेम है 1 लाख तक, और कैश भी उसी क्या है मिस्टर जलाल का, उस पे भी मिस्टर जलाल का क्लेम है 1 लाख तक। सो 1 लाख प्लस 1 लाख बराबर हो गए 2 लाख, तो दोनों साइड हमारे बराबर हो गए। ठीक हो गया जी। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है जी? मिस्टर जलाल परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹15,000 ऑन क्रेडिट। अच्छा, यहाँ पे मशीनरी तो वो ले रहा है, लेकिन किस चीज़ पे ले रहा है? क्रेडिट पे ले रहा है फ्रॉम मिस्टर नोमान। मिस्टर नोमान एक सप्लायर है या एक बंदा है या वेंडर है, उससे कर्ज पे मशीनरी ले रहा है। तो एक तो हमारे पास एसेट आ रहा है 15,000 का, लेकिन साथ में हमारी लाइबिलिटी भी क्रिएट हो रही है अकाउंट पेएबल में, क्योंकि ये एसेट हम उधार पे ले रहे हैं ना। तो एक तो हमारे पास मशीनरी यहाँ पे आ गई जी, एक बाकी तो वही कैश 1 लाख का सेम आ जाएगा कि उसमें तो कोई चेंज नहीं है, क्योंकि कैश पे तो कोई असर नहीं पड़ा। कैश में तो ना कोई कैश आया है ना कोई कैश गया है, तो कैश का हम वापस लाएंगे सेम वही बैलेंस। बिल्डिंग का भी इस ट्रांजेक्शन में कोई जिक्र नहीं है, ना इंक्रीज है ना डिक्रीज है, तो उसी का बैलेंस भी सेम आएगा। अब हमारे पास एक और एसेट आ रहा है और वो है मशीनरी। मशीनरी कितनी अमाउंट की आ रही है हमारे पास? वो है 15,000 की। कैपिटल भी वही है, क्योंकि कैपिटल का भी कोई इसमें जिक्र नहीं है, तो हम उसका बैलेंस सेम ही लाएंगे यहाँ पे, और कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है कि कैपिटल पे उसका असर पड़े। तो कैपिटल जितना 2 लाख का यहाँ पे था, 2 लाख वही का वही है। ठीक है जी। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे 15,000 की जो ये है ना मशीनरी, ये कहाँ से आई है? ये उधार के पैसों से आई है। ये तो एक साइड पे तो हमारा एसेट बढ़ रहा है, लेकिन साथ में हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि ये जो एसेट आया है ना, ये उधार के पैसों पे आया है, ये क्रेडिट पे आया है। तो इक्वेशन के इस साइड भी 15,000 बढ़ रहे हैं और दूसरी साइड भी 15,000 बढ़ रहे हैं। समझ आ रही है ना जी कि ये एसेट कहाँ से आया है? ये 15,000 का मशीनरी ये मिस्टर नोमान से हमने उधार पे ले लिया है। तो ये लाइबिलिटी हम किस साइड पे लिखेंगे? इक्विटी वाले साइड पे लिखेंगे ना। मैंने आपको बताया था ना, ये एक आपका है एसेट साइड और एक आपका है इक्विटी साइड। इक्विटीज़ में हमारे पास क्या होते हैं जी? इक्विटीज़ में हमारे पास होते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक हो गया जी। तो ये तो कैपिटल है और ये अकाउंट पेबल जो है ये हमारी क्या है? ये लाइबिलिटी है। तो हम इसको इस साइड पे लिखेंगे जो आपका राइट हैंड साइड है। तो अब भी अगर आप दोनों साइड को कंपेयर कर लो, 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख हो गया, और जो 15,000 है तो 2,15,000 ये हो गए, और दूसरे अकाउंटिंग के इक्वेशन या इक्वेशन के दूसरे साइड देखें 2 लाख और 15,000, तो 2,15,000 ये हो गए। तो दोनों साइड आपस में बराबर हैं, अभी तक बराबर हैं। मीन्स हमारी जो ट्रांजैक्शन अभी तक हम कर रहे हैं वो सही है। ठीक हो गया जी।
अच्छा जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ देखते हैं कि क्या है। 4th नंबर पे है मिस्टर जलाल परचेज रॉ मटेरियल, जो खाम माल होता है, यूज़ होता है, वो ले लिया है और 3000 रुपये के फॉर कैश। अब रॉ मटेरियल भी हमारा एसेट है। रॉ मटेरियल क्या है? एसेट है। जो चीज़ आप ओन करते हो ना, जिसको आप पोजेस करते हो और आप उसको यूज़ कर सकते हो और या सेल और डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, तो वो हमारा कहलाता है एसेट। तो रॉ मटेरियल यहाँ एसेट है और 3000 रुपये का आ रहा है, लेकिन किस चीज़ के बदले आ रहा है? कैश पे। तो अब एक तो आपका एसेट बढ़ेगा रॉ मटेरियल या मटेरियल, लेकिन जो आपका दूसरा एसेट है कैश, वो कम हो जाएगा। पहले हमारे पास कैश कितना था? 1 लाख था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैश कितना था? 1 लाख था ना। तो उसमें से चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, उससे जी हमारे 3000 हमने पे कर दिए रॉ मटेरियल के लिए। तो 1 लाख में से 3000 चले गए, तो हमारे पास कैश कितना रह गया? 97,000 का। बिल्डिंग का तो इसमें कोई जिक्र नहीं है इस ट्रांजैक्शन में, तो बिल्डिंग का तो वही बैलेंस आ जाएगा। पहले भी 1 लाख का था और अब भी 1 लाख ही है। ठीक है जी। सो बिल्डिंग का बैलेंस तो वही का वही रहेगा। मशीनरी में भी कोई चेंज नहीं आया है, तो इसका बैलेंस भी वही 15,000 रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक इजाफी एसेट आ रहा है, वो और मटेरियल है। और ये मटेरियल 3000 के आए हैं, किस चीज़ के बदले आए हैं? ये कैश के बदले आए हैं। कैश कम हो गया है, 1 लाख से 97,000 पे आ गया है, और मटेरियल आपका जी 3000 का आप एक और एसेट आ गया है। तो अब भी अगर आप दोनों, अच्छा इस साइड पे कोई चेंज नहीं है, क्योंकि ना तो आपकी लाइबिलिटीज़ बड़ी हैं और ना आपका कैपिटल बड़ा है। तो अब भी अगर आप कंपेयर कर लें तो आपके दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं। लाइक ये ले लें 1,97,000 और फिर ये 3000 मिला ले 2 लाख हो गए, और 2 लाख के साथ 15,000 मिला ले तो 2,15,000, और ये साइड भी देख ले तो ये भी आपका 2,15,000 है। अभी तक हमारे दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं। ठीक है जी। तो इसी तरह हम ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे तो मैं आपको सिंगल हर एक ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट बता रहा हूँ। एट द एंड में आपको एक टेबल दिखा दूंगा। हम उसी तरह फिर अकाउंटिंग इक्वेशन में एंट्रियाँ पास करेंगे, जो हमारे एक्सरसाइज होते हैं हम उसी तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। तो पूरे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अभी स्टार्ट में आप घबराएं नहीं कि ये तो मुश्किल होता चला जा रहा है, बहुत आसान है, लेकिन थोड़े से प्रैक्टिस की ज़रूरत है और इंशाल्लाह हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे। राइट। 5 नंबर पे जी कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है? मिस्टर जलाल रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ प्रिंटिंग। अच्छा जी, ये प्रिंटिंग और डिज़ाइनिंग का काम करता है ये मिस्टर जलाल। सो मिस्टर जलाल रिसीव्ड एन ऑर्डर। अब इसने एक ऑर्डर रिसीव किया कि जी हमारे लिए प्रिंटिंग और डिज़ाइनिंग करो, और ऑर्डर किसने दिया था? मिस्टर हुरैरा। एक कस्टमर है और जलाल ओनर है। हुरैरा ने जलाल को कहा जी कि आप मेरे लिए प्रिंटिंग और डिज़ाइनिंग करो। हु पेड ₹5,000 इन कैश। 5,000 हुरैरा ने कैश दे दिया। यानी जो प्रिंटिंग और डिज़ाइनिंग का काम है ना, ये हुरैरा ने इसकी पेमेंट कर दी कैश में। तो 5,000 जलाल के पास, जलाल के बिजनेस में अब कैश आएगा ना 5,000। द ऑर्डर वॉज कम्प्लीटेड। और जलाल ने काम भी किया, उसका प्रिंटिंग का जो काम था या डिज़ाइनिंग का वो भी कंप्लीट हो गया। सो अब इस ट्रांजैक्शन का इम्पेक्ट क्या होगा कि अगर वो कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसकी रेवेन्यू जनरेट होगी ना। आप बिजनेस में किसी के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं और वो आपको नकद कैश दे देता है, तो एक तरफ तो आपका कैश बढ़ेगा, लेकिन ये आपकी क्या है? रेवेन्यू है या सेल है। यहाँ पे ये सर्विस प्रोवाइड करता है तो इसको हम रेवेन्यू कहेंगे। सो द ऑर्डर वाज कंप्लीटेड। तो इसका इम्पेक्ट क्या आ जाएगा कि इसने जी 5,000 रुपये कमा लिए हैं और इसको नकद वो अमाउंट मिल गई है। तो एक तरफ तो 5,000 कैश आ रहा है, तो ये तो 5,000 हम कैश के साथ प्लस करेंगे। पहले हमारा कैश कितना था? 97,000 था। इसके साथ 5,000 प्लस कर लें तो 1,02,000 बनता है। बिल्डिंग
इस ट्रांजैक्शन में तो बिल्डिंग का कोई जिक्र ही नहीं है, तो बिल्डिंग का बैलेंस सेम ही आएगा। जिस चीज़ में कोई चेंज ना हो तो हम उसका बैलेंस सेम ही वापस लाएंगे। तो बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं है, सेम अमाउंट वापस आएगा। मशीनरी में भी कोई चेंज नहीं है, सेम अमाउंट वापस आ जाएगा। मटेरियल में भी कोई चेंज नहीं है, सेम अमाउंट वापस आ जाएगा। फिर एक इक्वल साइन। अच्छा जी, ये जो कमाई हुई है ना, हर सेल या इनकम से, हर सेल और इनकम से हमारी कैपिटल बढ़ेगी, या हर सेल और इनकम को हम कैपिटल के साथ क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जो भी आपकी रेवेन्यू होगी, इनकम होगी, सेल होगी, हम उसको कैपिटल के साथ प्लस करेंगे। और अकाउंट पेबल का तो कोई जिक्र नहीं है, तो इसको हम सेम ही मतलब लाएंगे जो ऊपर हमारा बैलेंस है। सो यहाँ पे दो चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं। एक तो आपका कैश बढ़ रहा है क्योंकि आपके पास 5000 का कैश आ रहा है, और साथ में हमारी कमाई भी हो रही है। तो कमाई पे किसका हक होता है जी, उस पे ओनर का हक होता है ना। तो इसी वजह से हम इसको कैपिटल के साथ प्लस करते हैं। तो 5000 कैश में ऐड हो गए और 5000 आपके कैपिटल में ऐड हो गए। अब भी अगर आप दोनों साइड्स को टोटल कर लें तो 2,20,000 का ये साइड हो गया, और ये साइड कितने का हो गया, 1,02,000 और 3,000, 1,05,000 और 15,000, 1,20,000 और 1,00,000 ये मिला लो तो 2,20,000। तो दोनों साइड आपस में बराबर हुए। ठीक हो गया जी। तो इसी तरह हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में। इसके इफेक्ट को एक अकाउंटिंग इक्वेशन में हम इस तरह जाहिर करेंगे। ठीक हो गया जी। 6 नंबर पे ट्रांजैक्शन है जी, मिस्टर जलाल रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ प्रिंटिंग। अभी दोबारा इसने प्रिंटिंग और डिज़ाइन का ऑर्डर ले लिया। किससे जी, मिस्टर जुनैद से, फॉर ₹2000 ऑन अकाउंट। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ पे टर्म ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट, ऑन टाइम, इसका मतलब होगा उधार पे, कर्ज पे। तीनों टर्म्स मैं चलो लिख देता हूँ यहाँ पे। ऑन क्रेडिट, ऑन टाइम या ऑन अकाउंट, ये तीनों एक ही टर्म, इसका मतलब एक ही होगा। इसका मतलब होगा कि ये क्रेडिट पे आई है। ऑन अकाउंट, ऑन टाइम, ऑन क्रेडिट, ऑन अकाउंट, ऑन टाइम या ऑन क्रेडिट, इसका मतलब है जी ये क्रेडिट पे है ये ट्रांजैक्शन। ठीक है जी। सो मिस्टर जुनैद ने जलाल को ऑर्डर दिया है कि आप जी मेरे लिए प्रिंटिंग और डिज़ाइनिंग करो, लेकिन उधार पे करो। 2000 रुपये का प्रिंटिंग और डिज़ाइनिंग करो, लेकिन मैं आपको फ्यूचर में पे करूँगा। अभी मिस्टर जुनैद ने पे नहीं किया, तो मिस्टर जुनैद हमारा बन गया जी डेटर या अकाउंट रिसीवेबल बन गया। और जलाल चूँकि उसका बिजनेस है तो उसने तो सर्विस परफॉर्म करना है, तो उसने ऑर्डर कंप्लीट कर लिया, यानी प्रिंटिंग और डिज़ाइनिंग का काम कर लिया। तो अब इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट क्या आ जाएगा बिजनेस में? तो कैश तो नहीं आ रहा, कैश तो वही पहले भी 1,02,000 था, तो अब भी 1,02,000 है। बिल्डिंग का तो ये है ही नहीं, ये तो रेवेन्यू वाला केस है, लेकिन हमारी कमाई हो रही है लेकिन कर्ज पे हो रही है। तो एक तो हमारा अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट होगा और रेवेन्यू को हम कैपिटल में प्लस करेंगे, तो इसका इम्पैक्ट कैपिटल में जाएगा। तो कैश भी सेम बैलेंस आ जाएगा, बिल्डिंग पे भी कोई ऐसा नहीं, सेम बैलेंस होगा, मशीनरी का भी सेम बैलेंस होगा, मटेरियल का भी सेम बैलेंस होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अभी एक एसेट बढ़ रहा है। A/R का मतलब है अकाउंट रिसीवेबल या डेटर। जिस बंदे को हम क्रेडिट पे चीज़ें प्रोवाइड करते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उस बंदे को हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल, वो हमारा एसेट होता है। तो इसी वजह से हम ये इस साइड पे जितने हैं ये हमारे हैं एसेट्स। सो अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे हमारा एक मकरूज हो रहा है, एक बंदा 2000 का, और वो है मिस्टर जुनैद। सो 2000 तो आपके अकाउंट रिसीवेबल में इजाफा हो गया, लेकिन ये 2000 किस वजह से आपका अकाउंट रिसीवेबल बन गया? क्योंकि आपने उसको सर्विसेज प्रोवाइड की, आपकी कमाई हो गई। तो जो कमाई होती है वो हम किस चीज़ से, वो हम कैपिटल के साथ प्लस करेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू को
और इनकम को हम कैपिटल में प्लस करेंगे। ठीक हो गया जी। तो एक इम्पैक्ट इस साइड पे आ गया 2000 का और एक इम्पैक्ट इसी साइड पे आ गया। बाकी अकाउंट पेबल में कोई चेंज नहीं है तो उसका बैलेंस सेम ही आएगा। अब भी अगर आप दोनों साइड को प्लस कर लें तो ये दोनों साइड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास, मिस्टर जलाल पेड ₹5000 टू मिस्टर नोमान अकाउंट पेबल। मिस्टर नोमान से हमने क्या लिया था, मशीनरी। मिस्टर नोमान से हमने क्या लिया था, उससे हमने मशीनरी परचेज की थी। ठीक है जी। सो जला और लेकिन उधार पे ले ली थी। 15,000 की मशीनरी आई थी हमारे पास और वो टोटल कर्ज पे थी, तो 15,000 का हमारा मशीन बढ़ गया था और 15,000 का अकाउंट पेबल। लेकिन इन 15,000 में से अब इसने 5,000 रुपये इसको दे दिए। तो 5,000 जब आप सप्लायर को पेमेंट करते हो, उधार में वापस करते हो, कुछ रकम 15,000 में से 5,000 उसको दे देते हो, तो 5,000 तो आपका कैश चला जाता है। तो 5,000 तो आपका एक कैश कम हो जाएगा। कैश 1,02,000 में से 5,000 माइनस कर लो तो फिर वो आपके पास 97,000 आ गया। इस ट्रांजैक्शन में बिल्डिंग का कोई जिक्र नहीं है तो बिल्डिंग का बैलेंस सेम ही आएगा। मशीनरी का भी कोई जिक्र नहीं है, सेम ही आएगा। मटेरियल में भी कोई इम्पैक्ट नहीं है तो उसका भी बैलेंस भी सेम ही आएगा। अकाउंट रिसीवेबल में का भी जिक्र नहीं है तो वो उसका बैलेंस भी सेम ही आएगा। और जो आपका कैपिटल है तो उस पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं है। अलबत्ता यहाँ पे आपके अकाउंट पे आपने किसको पेमेंट की, अपने क्रेडिटर को पेमेंट की ना 5,000 की, तो उसमें कमी आ रही है। 15,000 से अब वो 10,000 पे आ गई क्योंकि उसको हमने 5,000 रुपये दे दिए। 15,000 में से 5,000 माइनस कर लो तो अभी 10,000, यानी अभी आपके अकाउंट पेबल हैं 10,000 के। अभी आपने सिर्फ 10,000 रुपये नोमान को पे करने हैं। 5,000 तो आपने ऑलरेडी दे दिए, तो 5,000 आपने कैश में दे दिया तो कैश कम हो गया, और आपने अपने क्रेडिटर को पेमेंट की तो उसका अमाउंट भी 5,000 से कम हो गया, यानी 15,000 से 10,000 पे आपके अकाउंट पेबल आ गए। ठीक है जी। तो अब भी अगर हम दोनों साइड्स को कंपेयर कर ले तो ये आपके बनते हैं 2,17,000। यस, 2,17,000 बनते हैं। और चलो इस साइड को देखते हैं, 3,000 और 97,000, ये आप क्या हो गए जी 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख और 15,000, 2,15,000 और 3,000 तो ऑलरेडी मैंने प्लस किए, तो 2,000 को ये प्लस कर लो तो 2,15,000 और 2,000 को मिला के 2,17,000। तो हमारे दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं। तो इसी तरह हम इम्पैक्ट निकालेंगे कि कौन से दो चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही हैं, तो उसमें हम इफेक्ट शो करेंगे, बाकी की बैलेंसेस सेम ही आएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब इस ट्रांजैक्शन में एक्सपेंसेस का जिक्र आ रहा है। जिस तरह रेवेन्यू कैपिटल में प्लस होता है ना जी, इनकम और रेवेन्यू कैपिटल में प्लस होता है, इसी तरह लॉस और एक्सपेंसेस आपके कैपिटल से माइनस होंगे। ये चीज़ आप याद रखें कि हमेशा रेवेन्यू और इनकम आपके कैपिटल में प्लस होगा। रेवेन्यू चाहे कैश पे हो या उधार पे हो, वो कैपिटल में प्लस होगा। इनकम भी आपके कैपिटल में प्लस होगा, लेकिन जो आपका लॉस है वो कैपिटल से माइनस होगा। जो आपके अखराजात हैं या एक्सपेंसेस हैं वो कैपिटल से माइनस होगा। यानी इनकम और रेवेन्यू प्लस और एक्सपेंसेस और लॉसेस माइनस, किस चीज़ में, कैपिटल में। ठीक है जी। सो एक्सपेंसेस पेड फॉर द मंथ, सैलरीज हैं जी 10,000 के, आपने 10,000 के सैलरीज दे दी हैं। टैक्स आपने 200 रुपये का दे दिया है। कैरेज 500 का है, कैरेज कहते हैं किराए को। ठीक है जी। कोई सामान आप मार्केट में ले जाना चाहते हो या कोई किसी और चीज़ का किराया है। और बाकी जो आपके जर्नल एक्सपेंसेस हैं वो 300 हैं, यानी आपके ये मुख्तलिफ किस्म के खर्चे हैं, सैलरीज, टैक्स, कैरेज और जर्नल एक्सपेंसेस। तो 10,000 और 200, 10,200, 500 ये मिला के 10,700, 300 ये मिला के 11,000 हो गए। टोटल आपके कितने एक्सपेंसेस हो गए, 11,000। और ये आपने पे कर दिए हैं। पे किस चीज़ में किए हैं, कैश में किए हैं। तो 11,000 में अगर आप एक्सपेंसेस पे करते हो कैश में, तो 11,000 आपका कैश से माइनस हो जाएगा। पहले हमारे पास कैश कितना था, 97,000 का था। अगर आप ऊपर देखें, यहाँ पे देखें 97,000 था ना, 7 नंबर में। 97,000 में से
11 8 नंबर है। अभी देखें 97,000 में से हम माइनस करते हैं 11,000 को। तो जी 97,000 में से 11,000 ये चले गए, तो हमारे पास कैश बैलेंस कितना रह गया? 86,000। बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं है तो सेम बैलेंस आ जाएगा 1 लाख का। मटेरियल भी इसमें कोई चेंज नहीं है तो ये भी सेम बैलेंस आ जाएगा जैसा कि ऊपर था। और अच्छा मशीनरी सॉरी, और मटेरियल में भी कोई चेंज नहीं है तो मटेरियल का भी सेम बैलेंस आएगा। अकाउंट रिसीवेबल में भी कोई चेंज नहीं है तो कोई सेम बैलेंस आ जाएगा, कोई इसमें चेंज नहीं है। यहाँ पे देखें ना जी, पहले हमारे पास कैपिटल कितना था? सॉरी, अच्छा इसको दोबारा मोड में ले जाता हूँ। 2,07,000 का था ना। 7 नंबर में देखें कैपिटल कितना है? 2,07,000। अब 8 नंबर केस में देखें तो ये 2,07,000 में से 11,000 माइनस कर लो। सो 2,07,000 में से माइनस कर लो। अच्छा थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं इसको। तो हमारे पास जी 1,96,000 का कैपिटल अभी रह गया है। अभी मैंने आपको बताया कि आपके एक्सपेंसेस हमेशा माइनस होंगे। किस चीज़ से माइनस होंगे? कैपिटल से माइनस होंगे। सो 2,07,000 आपका कैपिटल था इससे पहले, 11,000 आपने खर्चे माइनस कर दिए तो अभी आपका कैपिटल कितना रह गया? 1,96,000 का। अकाउंट पेबल में कोई चेंज नहीं है तो ये भी सेम ही आएगा। ठीक हो गया जी। सो एक तो हमारा कैश में चेंज आ रहा है 11,000 और एक हमारा चेंज आ रहा है जी जलाल के कैपिटल में 11,000। तो अभी अगर आप दोनों साइड्स को टोटल कर लेना जी, 1,96,000 जमा 10,000 तो ये 2 लाख कितना आता है जी? 2,06,000। हाँ 2,06,000 बिल्कुल। और अच्छा जी 2,000 जमा 3,000 5,000 हो गए जी। और 15,000 20,000। 20,000 को 1 लाख के साथ मिला लो तो 1,20,000 और ये 86,000 ये हो गए जी आपके। तो ये 2,06,000 बनते हैं। तो 2,06,000 ये साइड हो गया, एसेट साइड हो गया। और इक्विटी का साइड यानी कैपिटल और प्लस लाइबिलिटीज का साइड कितना हो गया? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी का साइड भी 2,06,000 है। अच्छा जी, तो यहाँ पे इम्पैक्ट कैश में आ रहा था और मिस्टर जलाल के अकाउंट में। और ये किस चीज़ के लिए? ये जब आप कैश पे एक्सपेंसेस करते हो। 9th नंबर ट्रांजैक्शन में क्या है जी? मिस्टर जलाल रिसीव्ड ₹1,000 फ्रॉम मिस्टर जुनैद। मिस्टर जुनैद कौन है जी? अकाउंट रिसीवेबल, वो जो 2,000 रुपये का हमने उसको प्रिंटिंग और डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दी थी लेकिन उधार पे दी थी, उसमें से जी हमें 1,000 मिल गए हैं कैश में। अब अगर 2,000 में से आपको 1,000 मिल जाए तो क्या इम्पैक्ट आ जाएगा? एक तो ये आपके कम हो जाएंगे, मतलब 2,000 में से 1,000 आपको रिसीव हो गए तो बाकी 1,000 बचते रह जाते हैं। और आपका कैश बढ़ जाएगा क्योंकि आपको 1,000 कैश मिला है। आपको 1,000 कैश मिला है तो कैश आपका 1,000 से इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आप देखिए 86,000 है, यहाँ पे 87,000 हो गया, मतलब आपका 1,000 इंक्रीज आ रहा है। बिल्डिंग का तो सेम बैलेंस आएगा क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है। मशीनरी में भी कोई चेंज नहीं है तो सेम बैलेंस आएगा। मटेरियल में भी कोई चेंज नहीं है तो सेम बैलेंस आएगा। लेकिन यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल ने 2,000 में से 1,000 पे कर दिए तो ये अब बैलेंस क्या रह जाएगा? 2,000 में से 1,000 माइनस कर लो तो 1,000 बच जाएगा। तो अभी इसका बैलेंस रहता है 1,000। और इसी साइड पे तो कोई चेंज नहीं है तो कैपिटल भी सेम आएगा और अकाउंट पेबल भी आपका सेम आ जाएगा। तो ये अभी आपका 2,06,000 ये साइड है
और इसको भी टोटल कर दो तो ये भी आपका 2,06,000 बन जाता है। अच्छा जी, और लास्ट हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है, जो मटेरियल हमने रॉ मटेरियल ख़रीदे थे उसमें 2500 kg मटेरियल यूज़ हो गए। मटेरियल जब यूज़ हो जाते हैं ना तो आपका ख़र्चा हो जाता है। एक तो आपके मटेरियल कम हो जाते हैं, लेकिन जब ये एसेट से एक्सपेंस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी मटेरियल पहले आपका एसेट था, लेकिन जब आपने इसको यूज़ किया तो ये ख़र्चे में कन्वर्ट हुआ। तो एक तरफ तो आपका एसेट कम हो रहा है, यानी मटेरियल कम हो रहे हैं, यानी 3,000 में से 2500 के आपके यूज़ हो गए, तो 2500 तो आपका मटेरियल कम हो गया है। लेकिन ये जो खर्च हो गया ना, इसको हम कहते हैं खर्चा, एक्सपेंसेस। तो आपका यूँ समझें कि आपका मटेरियल यानी एसेट जो है वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हुआ, यूज़ हुआ। तो कैश में कोई चेंज नहीं है, वही 87,000 आएगा, बिल्डिंग भी वही सेम आएगा, मशीनरी भी सेम आएगी। लेकिन मटेरियल पहले कितने के थे? 3,000 के थे, अभी कितने हैं? 2500 यूज़ हो गए। सो 3,000 में से 2500 माइनस कर लो। चलो लिख लेते हैं इसको। पहले जी ये थे हमारे 3,000 और इसमें से 2500 माइनस हो गए, तो 3,000 में से 2500 माइनस कर लो तो हमारे पास मटेरियल 500 के रह जाते हैं। और अकाउंट रिसीवेबल वही का है, उसमें इसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें, इससे पहले हमारा कैपिटल कितना था? 1,96,000 का 9 नंबर केस में देखें। लेकिन यहाँ पे 1,96,000 में से 2500 माइनस कर लो, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। $196,000 माइनस 2,500, तो हमारा जी आ जाएगा 1,93,500। ये हमारा, ये हमने क्यों यहाँ पे माइनस कर लिया? क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस हो गया। जितने मटेरियल आपके, मटेरियल तो आपके एसेट्स हैं, लेकिन जितने यूज़ हो जाते हैं ना मटेरियल्स या सप्लाईज वगैरह, तो ये प्रिंटिंग के अगर कोई मटेरियल है, इंक है या कोई कागज़ वगैरह है, जो भी है, तो ये मटेरियल अभी आपके यूज़ हो गए। तो यूज़ जब हो जाते हैं ना तो वो मटेरियल ख़त्म हो जाते हैं, मतलब आपके एसेट कम हो जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है ख़र्चे में, यानी एक्सपेंस में कन्वर्ट होता है। और मैंने इससे पहले आपको बताया कि जो भी आपका एक्सपेंस हो या लॉस हो वो हम कैपिटल से माइनस करते हैं, यानी इनकम और रेवेन्यू हमेशा प्लस होगी और लॉस और एक्सपेंसेस हमेशा कैपिटल से माइनस होंगे। तो 1,96,000 में से 2,500 माइनस कर लो तो आपके पास 1,93,500 कैपिटल बच जाता है। और अकाउंट पेबल में कोई चेंज नहीं है, तो वही 10,000 है। तो अभी ये 2,03,500 ये वाला साइड हो गया, ठीक है जी। और इसको भी चलो देखते हैं, 1,000 जमा 500, 1,500 और ये 16,500, ये 1,16,500 और 87,000 को अगर आप प्लस कर ले तो ये 2,03,500। तो ये एसेट वाला साइड आपके बराबर है इक्विटी साइड, और इक्विटीज़ क्या है? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। तो दोनों साइड्स हमारे आपस में बराबर हैं और इसी को हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। लेकिन ये तो मैंने आपको एक एक ट्रांजैक्शन के अलहदा डिटेल बताई। एग्ज़ाम में जब हम अगर एक्सरसाइजेज में हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास ये पूरा एक टेबल होगा और ये इसी फॉर्मेट में होगा, यानी हम एक एसेट साइड लिखेंगे और दूसरे पे इक्विटी साइड लिखेंगे। फिर यहाँ पे जी हमारे एक नंबर में 2 लाख का कैश आया है, उसने ओनर्स इक्विटी का, और इस तरह के ये सारे चेंजेस हम करेंगे। ये पूरा एक टेबल बनाएंगे हम, एसेट ये एक साथ लिखेंगे सारे ट्रांजैक्शन। वहाँ पे तो मैंने अलहदा, ये वही है, वही ट्रांजैक्शंस हैं, इम्पैक्ट भी वही आ रहा है, लेकिन वहाँ पे मैंने सिर्फ इसको सेपरेट किया था, 1 2 3 को मैं सेपरेट किया था नरेशन के साथ, ताकि मैं आपको समझा सकूँ। यहाँ पे मैं इसको एक साथ लिख रहा हूँ, सिर्फ एक पूरे
एक टेबल की शक्ल में लिख रहा हूँ। बाकी चीज़ वही सेम है, कॉन्सेप्ट वही सेम है, कॉलम्स भी वही सेम है, कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, मटेरियल, अकाउंट रिसीवेबल, और दूसरे साइड पे इक्विटीज़ हैं, लायबिलिटीज़ यानी और आपके ओनर्स इक्विटी या कैपिटल। ठीक है जी। सो वही चीज़ है लेकिन सिर्फ एक साथ में लिख रहा हूँ। तो हम इस फॉर्मेट में इसको हल करेंगे। तो इंशाल्लाह जो हमारा एक्सरसाइजेस वाला पार्ट होगा तो हम इसी फॉर्मेट में इसको हल करेंगे। तो अभी से पहले जो मैंने आपको दिखाया वो आसानी के लिए अलहदा किया हुआ था मैंने। ओके जी, ये टॉपिक भी हमारा कवर हो गया है।